स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लास लेके आ गए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हैंड टूल से रिलेटेड जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। उसकी पूरी की पूरी ये कंप्लीट सीरीज ही चल रही है, जिसकी आज ये 4th क्लास है। ठीक है, अभी तक आपने 3 क्लासेस देख ली है। अगर आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो जरूर एक बार देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में इसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, आपके माइंड में किस तरीके से सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी 4th क्लास, जिसमें फिर से हम लोग एक नेक्स्ट 20 या 21 22 नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टोटली हैंड टूल से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपके लैब में काम आने वाले सभी टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए, उनकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए देखिए, तो आज हम लोग 16 क्वेश्चन से डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 16 क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स इन द चीजल। ठीक है, तो ये जो चीजल है, ये जो छेनी है, ठीक है, ये जो छेनी है, छेनी में जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स वो किस एंगल को बता रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, वो इस एंगल को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि आप बताइए कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये क्या नेम से जाना जाता है इसमें। ठीक है, इस एंगल को हम लोग किस नेम से जानते हैं, जिसको आप एक्स यहाँ पे बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, देखिए बहुत सारे कई तरीके के एंगल हैं जो चीजल एंगल्स के लिए हम लोग वो करते हैं, कुछ नेमिंग, कुछ टर्म्स को बोलने के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ पहले किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, छेनी का ये पूरा का पूरा पार्ट जो कि कहलाता है आपका पॉइंट एंगल। देखिए इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट कोण बोलते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए मोस्टली अलग अलग चीजल्स में हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन 60 डिग्री का ये पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जितने एंगल पे आप इस प्लेन से जितने एंगल पर आपने इस चीजल को रखा है, वो पूरा का पूरा एंगल कहलाता है आपका इंक्लाइंड एंगल। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड एंगल मतलब झुकाव कोण। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, झुकाव कोण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, उसको कहते हैं पॉइंट कोण। ठीक है, चलिए इसमें 2 एंगल और होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक होता है रैक एंगल। रैक एंगल क्या होता है, जो आपका पॉइंट एंगल के बाद का जो ये पोर्शन बचता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रैक एंगल। ठीक है, चलिए, और एक लास्ट में और एंगल है जो कि हॉरिजेंटल से, कहने का मतलब जिस मेटल पीस पे आप इस तरीके का काम कर रहे हो, जिस पे आप छेनी का यूज कर रहे हो इस टूल का, ठीक है, वो कितने एंगल पर क्लियरेंस करेगी। मतलब ये यहाँ से आप देखो अगर, तो इसका ये पोर्शन, ध्यान से मैं दिखाता हूँ एक बार, ध्यान से देखो, ये पोर्शन और इस पोर्शन के बीच का जो ये एंगल है, उसको कहते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए हालांकि ये एंगल इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, वो है आपका बीच का ये पोर्शन, जिसको बीटा इन्होंने शो किया है। तो ये जो बीटा एंगल है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है फर्मर छेनी। ठीक है, फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि फर्मर छेनी एक तरीके की कॉमन ऐसी छेनी है जिसका जनरल पर्पस यूज होता है। ठीक है, कहने का मतलब सामान्य छेदीकरण कार्यों के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे भी हम लोगों को होल वगैरह करना होता है अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हम लोग चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग फर्मर, ठीक है, चिजल का यूज करेंगे। ठीक है, फर्मर छेनी का यूज करेंगे। तो 17 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहे हैं किस प्रकार का अर्थ लैंप, ध्यान से सुनना, अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब, मतलब जो मेटल पीस है जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस पे, तो का जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी मिलता है। फिर से सुन लो,
किस प्रकार के अर्थ लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके की जोड़ को हम लोग बोलते हैं मिडिल लैप जॉइंट्स। मिडिल लैप जॉइंट्स आपने लैब में कई तरीके के जॉइंट्स करते हुए समझा होगा। ठीक है, जिसमें से ये जो बोल रहे हैं, जिसमें इनका कहना है विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट्स इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मिडिल लैप जॉइंट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहे हैं विच टाइप ऑफ नोच। ठीक है, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए हम लोग वी नोच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वी नोच। इसको थोड़ा सा आप रिमाइंड दिमाग में रखिए। ठीक है, माइंड में सेट रखिए। किस तरीके से याद रखना, 90 डिग्री बेंडिंग। यहाँ पे आपको लिए ट्रिक क्या है यहाँ पे समझने के लिए कि किसी भी चीज़ को आपको मोड़ना है, कितने एंगल पे? 90 डिग्री के नियर अबाउट पे मोड़ना है। 90 के लगभग मोड़ देनी है आपको, अंदरूनी मोड़ देनी है, तो आपको वी नोच यूज करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क। मतलब शीट मेटल कार्य में हमें हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हेम फोल्डिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा टीन की जो शेड्स होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई आयरन का एक प्लेट है जिसके एड्स बहुत कॉर्नर पे नुकीले हैं। ठीक है, नुकीले बोले तो थोड़ा शार्प है। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है वहाँ पे जंग वगैरह लगने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, उनको बचाने के लिए या फिर बेंड होने से बचाने के लिए। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स लग गया या किसी भी प्रकार से इस पे ठोकर लगा, तो ये क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा ना हो, थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं। देखो यूं इस तरीके से इसका कॉर्नर मोड़ देते हैं। तो कॉर्नर मोड़ देने की वजह से यहाँ पे आप देखो कि मोटाई इसकी क्या हो गई, यहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा होने की वजह से ये डैमेज नहीं होता है। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हो मेरी बात? ये मोटाई ज़्यादा होने की वजह से ये डैमेज नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर भी उसी से कुछ रिलेटेड होगा। तो आंसर है इसका टू प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, शीट को क्षति से बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये जो पतला है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो जरा मोटा हो गया, तो अब ये क्या होगा, डैमेज नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसको कहते हैं हम लोग हेम फोल्डिंग। नाम याद रखना कि इसको हम लोग कहते हैं हेम फोल्डिंग। ठीक है, हेम फोल्डिंग बोला जाता है, इस तरीके की बेंडिंग को हेम फोल्डिंग कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज्ड टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। ठीक है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसकी लकड़ी की मजबूती को कम करता है। तो भाई इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर अनियमितता होगी, कहने का मतलब इरेगुलरिटी होगी, ठीक है, कहीं पे कुछ भी है, जैसे मान लो कहीं पे गांठ है या कुछ, कहीं पे लकड़ी ज़्यादा मजबूत है, कहीं पे कम मजबूत है, उस तरीके की अगर लकड़ी यूज़ करोगे तो उसका जो सामर्थ्य होगा, उसका जो शक्ति होगा वो कम होगा। ठीक है, मतलब लकड़ी कमज़ोर मानी जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया बिल्कुल आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। इस हैमर का नाम क्या है, इस हथौड़े का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 22 का, वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्ले हैमर। इसको क्या कहते हैं? क्ले हैमर। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके इस आकार को देखते हुए भी आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे बीच में जगह बनी हुई है, गैप बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर मैं दिखाता हूँ, यहाँ बीच में गैप बना है, यहाँ से कील वगैरह भी निकालते हैं और यहाँ से इसको जो है कील वगैरह बॉडी पे, किसी भी पार्ट पे, लकड़ी पे, वुड पे, मेटल पे क्या करते हैं, गाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्ले हैमर। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो दिया है फिगर, ये आपका क्ले हैमर है। ठीक है, चलो हथौड़ा समझते हो, तो वही हथौड़े का ही एक प्रकार है। ठीक है, क्ले हैमर, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा 22 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। कहने का मतलब है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके के डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, जो लकड़ी इधर उधर ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है,
वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके से ये तिरछा मिर्चा होती है, वही देखना है हम लोगों को। तो देखो एक लकड़ी है स्टूडेंट्स, कायदे से इसको ऐसे करके सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये देखो इस तरीके से इसका ये उठ गया है। इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैपिंग या कैप्ड बोला गया है इसमें। एक और लकड़ी है, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स इस तरीके से सिधाई का जो ये पोर्शन है, ये जो सीधा वाला पोर्शन है, इससे ये बेंड हो गई ऊपर की तरफ से, ठीक है, ये ऊपर की तरफ से ऐसे करके बेंड हो गई, सीधा ना होके, इसको कहते हैं बोव्ड, ठीक है। तीसरी तरीके का देखो, अगर लकड़ी के जो है थिकनेस के में इस तरीके की बेंडिंग आती है, देखो ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये इस तरीके के इरेगुलरिटी कहते हैं क्रोक्ड, ठीक है। और एक और होता है जिसमें ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन जैसे मान लो ये प्लाई है, तो प्लाई सीधा नहीं चाहिए, बेंड हो जाती है तिरछी ऐसे, तो इस गैप को इस तरीके से हम लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं ट्विस्ट, ठीक है, तो ट्विस्टेड है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कैपिंग, ठीक है, कपिंग होता है। तो कपिंग आपने देख रखा है, यहाँ मैंने आपको बताया, इसी को कहते हैं कपिंग, ठीक है। तो यही दोष किसकी वजह से आता है? गलत सीजनिंग की वजह से आता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आपने देखा होगा कि जब दो पाइप को ज्वाइंट्स करना होता है, ठीक है, जैसे मान लिया एक पाइप ये है, ठीक है, एक पाइप ये है और एक दूसरी पाइप और है, ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए इसके अंदर थ्रेड्स होने चाहिए। तो मान लिया इसके इस पाइप में अंदर थ्रेड है और एक और पाइप है जो कि इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है, सॉरी हाँ, इस पाइप पे मान लो ऊपर से थ्रेड है स्टूडेंट्स, तो ऊपर से थ्रेड है, तो इसके एक मिनट रुको, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्पेस यूज करते हैं। मान लिया एक पाइप ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और एक पाइप और है आपके पास ये, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका डायमीटर कम है, तो ये इसको आप इसके अंदर ले जाओगे और ये बाहर इसके ऊपर कवर कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। इसमें दोनों पार्ट्स का अलग अलग नाम है, ठीक है। जिसके अंदर थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर थ्रेड बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं फीमेल, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका अगर इसके अंदर थ्रेड बना हुआ है, अंदर इसके चूड़ियाँ भरी हैं और इसके ऊपर चूड़ी बनी हुई है, ध्यान समझ, इसके ऊपर चूड़ी बनी है, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे फीमेल थ्रेड। क्या बोलते हैं? फीमेल थ्रेड, ठीक, फीमेल थ्रेड। और ये मेल थ्रेड होता है, ठीक है, मेल थ्रेड होता है। तो ध्यान से समझ लो कि इसके अंदर भी थ्रेड्स बनी हुई हैं, इसके अंदर भी थ्रेड्स बनी हुई हैं, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और ये चूड़ी इसके इन चूड़ियों में फिट हो जाएंगी। और ये जो दोनों पाइप हैं, पाइप नंबर 1, पाइप नंबर 2, ये दोनों क्या थी? पाइप थी स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है? पाइप है। ये दोनों पाइप आपस में क्या हो जाएंगी? कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अब इसमें देखो, इसमें भी यही बोला गया है, इसमें आपके लिए यही बोला गया है कि भाई बताओ what is the name of the formation of thread marked as X in the galvanized steel pipe joint? galvanized steel pipe joint के लिए जो ये X मार्क किया गया है, इसमें ये क्या है? तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये समझ पा रहे हो? अभी मैंने पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि एक कोने से ये दूसरे कोने के जो बीच का जो गैप है उसको कहते हैं हम लोग पिच बोलते हैं, उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। जितने में ये चूड़ियां बनी होती हैं, जैसे इसमें अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक चूड़ी बनी हुई है, तो इसको कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेंथ, लंबाई। किसकी? थ्रेड की लंबाई। किसकी लंबाई? थ्रेड की लंबाई बोलते हैं, थ्रेड की लंबाई बोलते हैं। ये क्या है? ये है थ्रेड की पिच, ठीक है, पिच है। अभी ध्यान से सुनो कि ये जो हो रहा है इसके अंदर जो ये कहानी चल रही है, ठीक है, तो ये जो है एक पाइप दूसरी है, पाइप नंबर 1, ये दूसरी है पाइप नंबर 2। तो यहाँ पे ये जो थ्रेडिंग हो रही है, इस थ्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल फीमेल थ्रेड, समांतर फीमेल थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें हम लोग, तो 25 में बोला गया है विच टाइप ऑफ नोच, ठीक है, नोच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एड्स ऑफ द सीट। कहने का मतलब है सीट के सिरों को, सीट के अंतिम भाग को मोड़ने हेतु किस प्रकार के
नॉच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि जो स्ट्रेट नॉच होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद कर लो। आप नॉच का मतलब समझ रहे होगे। ठीक है, कई तरीके की बेंडिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से शीट मेटल्स को मोड़ने के काम में आता है। तो यहाँ पे जो नॉच यूज़ किया गया है वो किस लिए है? बेंड करने के लिए। किसको? किनारों को। किसको? किनारों को। ठीक है, मतलब सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच उपयोग, मतलब सीट के सिरों को। ठीक, समझो मेरी बात को। ये सीट है, इसके किनारे हैं, ये सिरे हैं इसके। ठीक है, इनको मोड़ने के लिए इनको मोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रेट नॉच का यूज करते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। कहने का मतलब है क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक उपयोग है। इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग की वेज। कहने का मतलब की वेज काटने के लिए होता है। की वेज समझते हो? मतलब जैसे मान लो कोई मेटल पीस है, उसके अंदर का कोई पर्टिकुलर जगह काटने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग हम लोग कटिंग की वेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है, देखो फिर से 90 डिग्री बेंड की बात आ रही है। ध्यान से सुन लो। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि जैसे ही आपको समझना है कि 90 डिग्री बेंडिंग, तो आपके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपके लिए बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। वी नोच का यूज करते हैं हम लोग। वी नोच का यूज करके हम लोग जब 90 डिग्री की बेंडिंग करनी होती है, 90 डिग्री पे किसी चीज को मोड़ना होता है, तब हम लोग वी नोच का यूज करते हैं। देखो इसमें यही बोला गया है, कह रहे हैं ये डिग्री है। ठीक है, ये ऊपर लगा है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स? तो 90 डिग्री की मोड़ के लिए हम लोग किस प्रकार का उपयोग करेंगे? वी टाइप के नोच का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वी नोच इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग ऑफ वुड। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है स्टूडेंट्स की होल सॉ। ठीक है, की होल आरी का उपयोग करते हैं। कब? जब हमें लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए यूज करना हो। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके की आरी यूज करेंगे? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। की होल सॉ, की होल आरी का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को मैंने बोला था कि आपको इस क्लास में, अगली क्लास में बताऊंगा, तो आज ये आपके लिए पेश है। देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क के लिए कई तरीके के स्टैक यूज करते हैं। देखो ये सब स्टैक हैं, ये जितने भी हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। मैं चारों को आज यहाँ बताने वाला हूँ आपको। ध्यान से सुन लो। यहाँ पे जो ये वाला है स्टूडेंट्स, जो पहले नंबर पे है, उसको हम लोग बोलते हैं हैचेट। ठीक है, हैचेट स्टैक। ठीक है, चलो हैचेट टाइप है। दूसरा नंबर जो स्टूडेंट्स है उसको हम लोग कहते हैं बेवल एड्ज स्क्वायर स्टैक। ठीक है, और तीसरे नंबर का जो ये है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं हम लोग ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न समझते हो? देखो ये हॉर्न टाइप के, सींग टाइप के निकला है ना, सींग टाइप के दोनों तरफ से निकले रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लो हॉर्न। ये सी आंसर। और क्या आपका जो ये फिगर है, क्या ये यही बता रहा है? बिल्कुल, ब्लो हॉर्न स्टैक ही जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जो थर्ड वाला है यही आपका क्या है? ब्लो हॉर्न स्टैक हो जाएगा। और जो स्टूडेंट फोर्थ वाला है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर शेप में बना होता है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है, तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो ये क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि भाई कौन सा स्टैक शीट मेटल वर्क्स के लिए काम में आता है। ठीक है, और ये जो दिया है ये किस टाइप का है? तो भाई ये है आपका ब्लो हॉर्न स्टैक है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ब्लो हॉर्न स्टैक है। 4 यही तरीके के होते हैं जो मेजर होते हैं, तो इन चारों को आपको याद रखना है। चारों में से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ये इसको हैचेट बोलते हैं, इसको बेवल एड्ज स्क्वायर वर्गाकार स्टेच बोलते हैं, इसको ब्लो हॉर्न क्योंकि ये सींग की तरह होती है। देखो इसमें सींग की तरह लगा होता है। और चौथा वाला ये है आपका स्क्वायर स्टैक, जिसका ऊपरी वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा स्क्वायर होता है, मतलब वर्गाकार होता है। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। औजार का नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका नाम है टैक हैमर।
अब मैं आपको बताता हूँ क्या यूज़ होता है इसका टैक हैमर का। तो जैसे मान लिया आपके पास कोई भी एक मेटल सीट है, उसके ऊपर से आप कोई चीज़ इस पर पेस्ट करना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो या दबाना चाहते हो, तो आप स्टैक हैमर मतलब टैक हैमर के बेसिस पे टैक हैमर से स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसको दबा के रखोगे। ठीक है, देखो इसमें ये जो पोर्शन है ये दबाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो टैक हैमर से यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको दबाओगे, दबा के कुछ ना कुछ वर्क प्लेस, जैसे मान लिया आप यहाँ पे कीली ठोक रहे हो और ये मेटल पीस किसी वुड में, लकड़ी में आपको गाड़नी है, तो आप इसको दबा के रखोगे, एक हथौड़ी से आप दबा के रखोगे, दूसरे वाले से आप कील पे मारोगे तो ये यहाँ पे जाके गड़ जाएगी। तो दबा के रखने के लिए केवल हम लोग इसका यूज करते हैं इस हैमर का। ये बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन ये केवल आपको यहाँ पे एक दबाव बनाए रखती है मेटल शीट को, आपके जहां से भी ज्वाइंट आपको करना है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, बी आंसर बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं हम लोग टैक हैमर। ठीक है, टैक हैमर, टैक्स नहीं टैक। ठीक है, टैक हैमर बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच टाइप ऑफ चीजल, किस तरीके की छेनी इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल आफ्टर द चेन ड्रिलिंग। ठीक है, कह रहे हैं चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए, धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट 31 का आपका आंसर हो जाएगा वेब। ठीक है, वेब चिजल जो जालीदार छेनी होती है स्टूडेंट्स, जालीदार छेनी से ही हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, जो चेन ड्रिलिंग होती है, चेन ड्रिलिंग में धातुओं को अलग करने के लिए, मतलब जैसे कटिंग पार्ट का जो धातु होता है उसको अलग अलग करने के लिए, साफ करने के लिए किस तरीके की छेनी का यूज करते हैं हम लोग, जालीदार छेनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं विच टाइप ऑफ स्टैक, फिर से स्टैक की बात आ गई, इज यूज्ड फॉर रेविटिंग और सीमिंग टैपर्ड कोन। देखो ध्यान से सुनो, कोन शेप्ड आर्टिकल, कोन शेप्ड आर्टिकल, कोन शेप्ड आर्टिकल, समझ रहे हो। कोन शेप्ड आर्टिकल का मीनिंग क्या हुआ, कोन मीन शंक्वाकार। शंक्वाकार कैसे होता है ये, ठीक है, शंकु कैसे होता है, शंकु कैसे बना होता है, ध्यान से देखो ऐसे ना। तो मुझे बताओ क्या इसको आप इस तरीके का आकार देने के लिए किस टाइप का स्टैक का यूज करोगे। तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, अभी अभी मैंने बताया था। यहाँ पे देखो, इसमें जरा ध्यान से देखो कि ये जो थर्ड वाला है ये है ब्लो हॉर्न टाइप, और क्या ये शंकु ही नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल। तो आपको ये शंकु ही नजर आ रहा है, तो आपका आंसर तो मिल गया। ठीक है, ये शंकु ही है क्या, ये जो ब्लो हॉर्न टाइप जो दिख रहा है ये बिल्कुल शंकु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको आकार देने के लिए, इस टाइप के आकार देने के लिए आप क्या यूज करोगे, ब्लो हॉर्न स्टैक का यूज करोगे। तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज का नहीं सॉरी लेक्चर का। ठीक है, अभी तो सीरीज 500 की चलेगी। ठीक है, यहाँ लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच कॉज नॉक डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी में गांठ। ठीक है, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शाखाओं में वृद्धि। ठीक है, मतलब अगर हम शाखाओं में वृद्धि होने दें तो गांठ पड़ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया आपका ये पेड़ है, यहाँ से भी ब्रांच फूट गई, यहाँ से भी शाखा निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, तो इसी तरीके से यहाँ पे गांठ पड़ती चली जाएगी जो उसकी मेन शाखा है। तो अगर मेन शाखा का उपयोग आपको लकड़ी की कटिंग वुडिंग के लिए कुछ भी करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये गांठ कम रहे, जिससे ये प्लेन बढ़िया अच्छे से ये पार्ट निकल जाए। गांठ की वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो ध्यान रखना कि अगर शाखाओं में लगातार ग्रोथ होता जा रहा है अलग अलग उसमें, ठीक है, जिसकी आप कटिंग नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी वो गांठ पैदा कर देगी। किसमें, लकड़ी में, और लकड़ी में गांठ पैदा कर देगी तो एक तरीके का वो भी एक डिफेक्ट माना जाता है। चलो, तो आपको मैंने आज ये 4th क्लास दी। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, अभी से मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो शोल्डरिंग, ठीक है, केबल ज्वाइंट्स, ठीक है, इस पे बेस्ड होगा, जो कि आपके कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पढ़ने का जो है जो मतलब इंटरेस्ट था वो आपकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको देखिए। वहाँ से आपको एक्चुअल में अपने ट्रेड से रिलेटेड सब कुछ ढंग से जानकारी लेनी है। ये भी उतनी ही क्लास इंपॉर्टेंट थी जितनी कि वो, क्योंकि इसमें भी एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो उसको जरूर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, आप रिप्लाई करिए, मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, तो क्या उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।
और जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा केबल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।